हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे अवॉर्ड्समैन इन इंडिया, स्वीडन एंड यूके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। यदि आप कंप्लीट ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, जहां पर हम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, जो भी हमारा यूजीसी नेट पेपर टू लॉ का कंटेंट रहेगा, जितनी भी यूनिट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज जो वीडियो अपलोड की जाएंगी, जो सेशन अपलोड किए जाएंगे, वो इस प्लेलिस्ट में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप अलग से भी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अवॉर्ड्समैन की। तो एक द टर्म अवॉर्ड्समैन है जिसको जनरली रेफर किया जाता है एक ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जो कि क्या करती है, कंप्लेंट्स को जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। जितनी भी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ, या सिटीजन के द्वारा की जाती है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ, तो उसको इन्वेस्टिगेशन का काम करता है तो अवॉर्ड्समैन करता है। अवॉर्ड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है जो भी कंप्लेंट्स होती। ठीक है, जो भी कंप्लेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। किसके द्वारा? अवॉर्ड्समैन के द्वारा। ये एक स्वीडन का कंसेप्ट है। ये इस कंसेप्ट को हमने कहां से लिया है? स्वीडन से। ये सबसे पहले ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था कहां पर? स्वीडन में, इन 1809। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि एक ऐसा पब्लिक अथॉरिटी जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, परफॉर्म करती है उन फंक्शन को जो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इन मैटर ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, एक मतलब उन कंप्लेंट्स को देखा जाता है, उन कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है जो कि क्या करती है, किसके खिलाफ होती है? या तो कोई प्रशासन यदि कुप्रशासन कर रहा है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी सही से काम नहीं कर रही है, या तो वायलेशन कर रही है राइट ऑफ सिटीजन को, तो ऐसी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ऐसी कंप्लेंट्स का इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है किस अथॉरिटी के द्वारा? अवॉर्ड्समैन के द्वारा। ठीक है, और अवॉर्ड्समैन क्या है? इज अ सुपरवाइजर होता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का। इसकी ड्यूटी होती है अवॉर्ड्समैन की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना उन कंप्लेंट्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अगेंस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, यहां पर वाइड पावर दी गई है अवॉर्ड्समैन को कि आप एक्शन ले सकते हो उन अथॉरिटीज के खिलाफ। और पावर ऑफ अवॉर्ड्समैन जो है आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बोले ये कंप्लेंट को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, ऐसी अथॉरिटी जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है, या तो वो कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ की जाएंगी, या तो सिटीजन जो है वो डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या तो सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है। अवॉर्ड्समैन जो है वो सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं उन अथॉरिटीज के खिलाफ जो कि क्या कर रहे हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह का करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, इन ऑर्डर टू इन द अदर वर्ड्स हम देख सकते हैं कि अवॉर्ड्समैन एक ऐसा पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाता है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किसको अब इन्वेस्टिगेशन करेगा? सिटीजन के द्वारा जो भी कंप्लेंट फाइल की जाएगी माल एडमिनिस्ट्रेशन की अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, कोई अथॉरिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है, या तो वो करप्शन कर रही है, तो इस तरह की जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की जांच करने के लिए जो अवॉर्ड्समैन जो है वो काम करता है। ठीक है, अवॉर्ड्समैन इन इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में अवॉर्ड्समैन को लोकपाल कहा जाता है एक सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यहां पर बोला है कि पावर दी गई है हर एक सिटीजन को कि आप जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, यदि वो किसी भी तरह का करप्शन कर रहा है या किसी भी तरह से ब्राइवरी ले रहा है या कोई भी ऐसा गलत काम कर रहा है, तो वहां पर आपका कंप्लेंट फाइल कर सकते हो डायरेक्ट अवॉर्ड्समैन के पास। ठीक है, और ये एक पार्लियामेंट का एक ऑफिसर होता है जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, उसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में जो है वो कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है एक ऐसा अवॉर्ड्समैन एक ऐसा अथॉरिटी है जो कि हमने स्वीडन से लिया गया है, इसका कंसेप्ट हमने स्वीडन से लिया है। इसके अलावा ये क्या करता है? सिटीजन की कंप्लेंट्स को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ जो सिटीजन ने कंप्लेंट फाइल करी है उसको इन्वेस्टिगेशन करता है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। ठीक है,
और लोकपाल इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे सेंट्रल लेवल पर ये काम करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इन्वेस्टिगेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी एक, ठीक है, जिसको हम धीरे धीरे जो है वो सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। बोले फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जो फर्स्ट टाइम जो है वो मिस्टर एम के मुंशी जी ने जो है वो फर्स्ट टाइम ये बात कही थी कि हमारे इंडिया में भी स्वीडन गवर्नमेंट की तरह इस तरह से क्या होना चाहिए, एक अवार्ड्समैन होना चाहिए जो कि कंट्रोल करेगा किसको, माल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो भी जो ये कु प्रशासन या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है जो कि गलत काम करेंगी, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करेगा कौन, अवार्ड्समैन, ठीक है। और उसके बाद उनके द्वारा जब ये बात उठाई गई थी, उसके बाद जो है वो ये कंसेप्ट जो है वो नहीं आया और लोकपाल जो है वो नियुक्त नहीं किया गया। उसके बाद मतलब जब बहस चल रही थी उस टाइम, उसके बाद दोबारा से जो है वो इसको जब हम बात करते हैं कि लाइव इंटरेस्ट ऑफ अवार्ड्समैन का कंसेप्ट जो है वो किसको जाता है, किसको हम कहते हैं कि वो कि एमसी शीतलवाड़ जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिनको जो है वो ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो है वो हमारे एक अवार्ड्समैन वर्ड को जो है या अवार्ड्समैन के कंसेप्ट को जो है वो इंडिया में लाया था उन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं मेन प्रोविजन क्या है लोकपाल के लोकायुक्त की 2013 में। तो बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकपाल, ठीक है, सेक्शन 3 में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा लोकपाल का, ठीक है, कि किस तरह से लोकपाल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो बोला कि जो लोकपाल है, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल लेवल पर, और जितने भी मेंबर होंगे एक वन मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन, वन मेंबर बॉडी नहीं है लोकपाल, बल्कि बहुनिकाय, बहु मेंबर, बहु सदस्य जो है वो एक कमेटी है, मतलब एक मेंबर है जिसमें लोकपाल होता है, ठीक है, जिसको हम चेयरपर्सन कहते हैं, और साथ ही साथ 8 उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोले तो मेंबर ऑफ लोकपाल जो है वो उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी कौन कौन, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर आएंगे, सेक्शन 4 में दिया गया। सिलेक्शन कमेटी में आएगा प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होंगे, और स्पीकर ऑफ लोकसभा आएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा आएंगे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक है, और जज जो कि नॉमिनेटेड बाय हिम है, और ठीक है, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट आएंगे जिनको की लॉ का नॉलेज हो, ठीक है। ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, अपॉइंट करेगी किसको, लोकपाल और उसके मेंबर को। साथ ही साथ बोला है कि जो लोकपाल है ना ये मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, साथ ही साथ 8 मेंबर होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, एक चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर होंगे। चेयरपर्सन कौन होगा, वो चेयरपर्सन हम उसको अपॉइंट करेंगे या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या तो फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और अदर मेंबर को हम अपॉइंट करेंगे, वो किस बेस पर होनी चाहिए, उनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, किसी भी मैटर में, ठीक है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन से मैटर में, यदि कोई किसी मैटर में जो कि रिलेटेड है एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस एंड फाइनेंस इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस मामले में इन सभी मैटर में जो है वो उसके पास 25 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें 8 मेंबर की, हमने वो बोल दिया कि एक लोकपाल होगा जो कि क्या होगा, लोकपाल होगा जिसको कि जो चेयरपर्सन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि इसके अलावा जो 8 मेंबर होंगे, ठीक है, आउट ऑफ 8 मेंबर जिसमें से 50%, जिसमें 50% मेंबर जो है वो, ठीक है, 50% मेंबर जो है वो रिजर्व होंगे, ठीक है, एससी एंड एसटी ओबीसी के लिए एंड माइनॉरिटी एंड वुमेन के लिए जो है 50% सीट जो है, मतलब 4 मेंबर जो है वो रिजर्व होंगे, इन कैटेगरीज में जो है वो 4 मेंबर आएंगे। और जुडिशियल मेंबर ऑफ बॉडी, और जो अदर मेंबर होंगे, ठीक है, वो जुडिशियल मेंबर होंगे और साथ ही साथ जो नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। जुडिशियल मेंबर बॉडी कौन होगी, तो उसमें फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं और आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, इससे लोअर जुडिशरी के जो है वो मेंबर नहीं लिए जाएंगे। और नॉन जुडिशियल मेंबर कौन होंगे, नॉन जुडिशियल मेंबर हम उनको अपॉइंट करेंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि बोला ऐसे मैटर में जो कि एंटी करप्शन पॉलिसी है, मतलब या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, विजिलेंस है, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ मैनेजमेंट, इनके इससे रिलेटेड जो है वो उनके पास 25 मैक्सिमम, मिनिमम जो है वो मतलब कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, एक चार्ट के थ्रू से आपका बताती हूं, ठीक है, कि लोकपाल यहां पर बोला एस्टैब्लिशमेंट और कंपोजिशन की हम बात करते हैं, ठीक है।
तो पहले तो बोल दिया कि हम एक लोकपाल नियुक्त करेंगे, ठीक है, एक लोकपाल नियुक्त करेंगे जो कि क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। इसके अलावा 8 मेंबर होने चाहिए। 8 मेंबर में भी क्या होगा कि 8 मेंबर में, ठीक है, 8 मेंबर होने चाहिए। 8 मेंबर में भी कुछ एक मेंबर जो 50% मेंबर जो होंगे वो SC ST OBC के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, OBC वुमेन, ठीक है, या माइनॉरिटी के लिए, ठीक है, वो रिजर्व रखे जाएंगे। इसके अलावा जो 50% लोग होंगे, ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, इनमें से भी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल अपॉइंट करेंगे, इनमें से भी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल अपॉइंट करेंगे। जुडिशियल मेंबर में कौन आएंगे, तो जो जज ऑफ हाई कोर्ट हो या तो आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। और नॉन जुडिशियल मेंबर में कौन आएंगे, ऐसे मेंबर जिनको की स्पेशल नॉलेज हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि हमने डिस्कस किया ना कि उनके पास स्पेशल नॉलेज हो प्लस एक्सपर्टीज हो, उनको 25 ईयर का, उनके पास जो 25 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, मैटर रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ, मैनेजमेंट, इन सभी मतलब इन सभी एरियाज में वो उनको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो उनके पास स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 ईयर का। अब बात करें कि टेन्योर एंड रिअपॉइंटमेंट भी होती है, ठीक है, कि बोले टेन्योर कितना रहता है, 5 ईयर का रहता है, ठीक है, 5 ईयर का जो है वो टेन्योर रहता है, और जो है वो या तो 5 ईयर हो गया या 70 ईयर हो गया, ठीक है। और यदि उसकी उनकी अभी एज नहीं हुई है 70 ईयर कंप्लीट, और यदि उनको दोबारा से रीअपॉइंट भी करना चाहें, तो यदि उनके गुड बिहेवियर है और उसकी बेस पर आप रीअपॉइंट करना चाहते हो तो 10 ईयर के लिए दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हो। इसके अलावा बात करी जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल, लोकपाल की जुरिस्डिक्शन कितनी रहेगी, कि मतलब कौन कौन से एरिया में वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कौन कौन से एरिया की कंप्लेंट्स को जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो बोले लोकपाल जो इन्वेस्टिगेशन करेगा अ कंप्लेन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, की कहीं भी कुप्रशासन की शिकायत की जो बोले जांच कर सकता है, जिस पर्सन के साथ कहीं क्या हो, इनजस्टिस हुआ हो, ठीक है, कि जिस किसी के पास साथ भी जो है वो अन्याय हुआ है, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या तो किसी भी पर्सन पर जो वो पक्षपात का आरोप, मतलब किसी भी अथॉरिटी पर जो एलिगेशन लगाया गया है फेवरेटिज्म का। इसके अलावा बोला कि वहां पर कोई भी ऐसा चाहे मतलब कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, या तो आपके सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, या तो सेंटर का या स्टेट का, उन सभी को जो है वो सभी को की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यहां पर बोले लोकपाल के पास बहुत अथॉरिटी है कि वो सभी को, चाहे मिनिस्टर है चाहे सेक्रेटरी है, उस सभी की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। और जिन पर भी एलिगेशन लगाए गए हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो है वो अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट और गेन किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई पर्सनल बेनिफिट और गेन से कुछ एक जो है वो करप्शन किया है, ठीक है, चाहे वो मिनिस्टर भी हो चाहे सेक्रेटरी भी हो, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके अलावा जो सेक्शन 14 है उसमें बताया गया है लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के बारे में। इसमें और ज्यादा जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया कि लोकपाल के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो प्राइम मिनिस्टर तक की जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन कुछ एक मामले दिए गए जैसे कि एलिगेशन ऑफ करप्शन लगाया गया है यदि इंटरनेशनल रिलेशन से, सिक्योरिटी से, पब्लिक ऑर्डर से, या एटॉमिक एनर्जी से, या स्पेस से, तो इन सभी मामलों में थोड़ा सा उसको एक्सेप्शन दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो भी मामला रहेगा, जो इसकी अगर कोई मैटर है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, किसकी, प्राइम मिनिस्टर तक की भी, ठीक है। तो यहां पर बोला है फुल बेंच ऑफ लोकपाल एंड एटलीस्ट 2/3 मेंबर क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे उससे इंक्वायरी को, और जो भी प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी की जाएगी उसको इन कैमरा में जो है वो क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, उसकी इंक्वायरी जो इन कैमरा में की जाएगी। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड उनके पास आते हैं इंक्वायरी के दौरान, तो उसको पब्लिश करना है, ठीक है, उसको पब्लिश करना है या नहीं करना है, ये सब जो है वो किसकी इच्छा रहती है, लोकपाल की इच्छा रहती है। इसके अलावा हम बात करें कि लोकपाल जो है वो विल ऑल्सो जुरिस्डिक्शन, उसके पास ये भी जुरिस्डिक्शन है कि वो सिर्फ जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस दिया देखा है किसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कि वो जो भी वहां बातें करते हैं या उनका वोटिंग जो रहता है, इस मैटर को छोड़कर वो यदि कुछ भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में सब कुछ आता, ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो मिनिस्टर है, MP है, प्राइम मिनिस्टर है, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन कुछ एक जो है वो एक्सेप्शन दिया गया, जैसे कि वो यदि बातें करेंगे, जैसे कि वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपना जो पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है उसके दौरान जो भी जो वहां बहस वगैरह चल रही है, तो उसको छोड़कर बाकी जो भी मैटर रहेंगे, किसी भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से के खिलाफ जो कंप्लेन आती है करप्शन की, अब उससे वो मोटो एक्शन लेते हैं, तब भी बोला सॉरी
का जो लोकपाल जुरिस्डिक्शन है उसमें सब कैटेगरी शामिल होती है, चाहे ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, सब मतलब सभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो ग्रुप डी का पीएन तक से लेकर ग्रुप ए के मेंबर तक जो है वो सभी की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है लोकपाल। ठीक है, और बोले ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर डिफाइंड अंडर सच अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विल बी कवर किया जाएगा अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। ठीक है, फिर बोला है कि जो भी अदर कंप्लेंट्स जो है वो जितनी भी होगी तो उसको सबसे पहले ग्रुप ए एंड बी को जो है वो ग्रुप ए को एंड 8 ऑफिसर्स को तो उसको इंक्वायरी किया जाएगा। सबसे पहले जो 8 मेंबर होंगे वही इंक्वायरी करेंगे, लास्ट में जो इसकी रिपोर्ट को भेजा जाएगा किसके पास, लोकपाल के पास। यहां पर बोला ग्रुप सी और डी की जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर करेगा, और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट जो है वो लोकपाल को भेजी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बोला कि चाहे वो डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उस सभी की जो है वो कंप्लेंट्स या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जो है वो राइट किसके पास रहता है, लोकपाल के पास। लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में बहुत कुछ आता है, वो सभी उन सभी पर्सन के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं जो कि अवॉइड कर रहे हैं ब्राइब देने के लिए, या ब्राइब दे रहे हैं, किसी भी तरह की रिश्वत ले रहे हैं, दे रहे हैं, या व्यक्ति को उकसा रहे हैं के ब्राइब लेने के लिए। तो इन सभी के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है अवार्ड्समैन के द्वारा, लोकपाल के द्वारा। अब पावर क्या रहती है लोकपाल की, तो यहां पर बोला इफ द लोकपाल रिसीव करता है कोई कंप्लेन किसके अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, देन वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इफ यदि कंप्लेन जो है सही पाई जाती है। ठीक है, तो यदि कंप्लेन जो है सही पाई जाती है तो वो गवर्नमेंट को बोल सकता है कि आप जो है वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लो, उस एक्यूज को, उस पब्लिक सर्वेंट को जो है वो के खिलाफ जो है कोई आप एक एडिक्वेट और आपका डिसिप्लिनरी एक्शन लो, और उसके खिलाफ जो खुद से वो करप्शन का केस भी फाइल करेगा किसी भी स्पेशल कोर्ट में। ठीक है, किसी स्पेशल कोर्ट में जो है वो करप्शन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, और उसके पास ये भी पावर है सुपरिटेंडेंस ओवर एंड गिव डायरेक्शन टू सीबीआई, कि उसको ये भी पावर है कि वो सुपरिटेंड कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है किसको, सीबीआई को। ठीक है, जो सीबीआई है उसको भी डायरेक्शन दे सकता है, और इसके अलावा ये भी पावर है उसके पास कि वो सीबीआई के पास किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, और सीबीआई ऑफिसर के पास यदि वो कोई मैटर लोकपाल के द्वारा भेजा गया तो वो दोबारा से फर्दर किसी और अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ लोकपाल। और इसके अलावा ये भी पावर है लोकपाल के पास कि वो ऑथराइज कर सकता है सीबीआई को किसी भी मैटर को सर्च या सीज करने, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने में, सर्च या सीज करने में जो है वो क्या कर सकता है, पावर है उसके पास ऑथराइज करने की सीबीआई को। इसके अलावा पावर है उसके पास इंक्वायरी करने की। ठीक है, जो कि लोकपाल के द्वारा जो है वो ठीक है, बोला है कि लोकपाल की जांच शाखा में जो है मतलब जिस लोकपाल को जो है पावर दी गई है क्या करने की, एज अ सिविल कोर्ट जो पावर दी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने की, इंक्वायरी करने की, तो वो सारी पावर जो है वो लोकपाल के पास है। तो बोला है कि यहां पर यह भी बोला गया कि यदि कोई ऐसा बेनिफिट राइज किया गया है, जैसे कि करप्शन करके, जो भ्रष्टाचार करके कुछ ऐसे माध्यम से कोई संपत्ति उत्पन्न करी गई है, कोई ऐसा जो बेनिफिट लिया गया है, आय की प्राप्तियां की है या लाभ को जो भी अर्जित की बेनिफिट किया गया, तो आप उस केस में उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, सीज भी कर सकते हो, जब्त भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके पास ये भी पावर है रिकमेंड करने की, सस्पेंड करने की, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को यदि सस्पेंड करवाना है या तो उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करना है कि आप इसको सस्पेंड कर दो, ये इस तरह के जो है वो करप्शन कर रहा है, उस पर एलिगेशन लगे हैं करप्शन के, तो वो कर सकता है। उसके पास ये भी पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है किसको, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि प्रारंभिक जांच के दौरान जो भी रिकॉर्ड के विनाश को रोकने के लिए जो है वो दिशा निर्देशन जो है वो दे सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि रिमूवल किस तरह से होता है लोकपाल का, तो सेक्शन 37 ऑफ एक्ट में बोला गया है। ठीक है, कि यहां पर प्रोसीजर बताया गया कि क्या प्रोसीजर है रिमूव करने का चेयरपर्सन को और एनी अदर मेंबर को, कि क्या प्रोसीजर है यदि आपको लोकपाल को रिमूव करना है और अदर मेंबर को रिमूव करना है, तो आप 100 मेंबर क्या करोगे, जो पार्लियामेंट के, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 100 मेंबर का जो है वो साइन होना चाहिए उस पिटीशन पर, और एक आप पिटीशन बनाओगे। ठीक है, और आप उस पिटीशन को कहां भेजोगे, सुप्रीम कोर्ट में भेजोगे।
ठीक है, ये करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आप उस लोकपाल उनके मेंबर के खिलाफ जो है वो क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब जिसको भी उसको हटाना है। ठीक है, तो यदि जो है वो इन्वेस्टिगेशन सही पाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए लोकपाल को फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, और अदर वे, दूसरा रास्ता ये भी है कि वो रिमूव करवा सकते हैं डायरेक्ट, प्रेसिडेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट जो है वो रिमूव करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि लोकपाल को रिमूव करना हो, तो हमारे इंडिया में तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वही दूसरा ही रास्ता अपनाएगी, जैसे कि वो रिमूव कर सकती है लोकपाल को। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट जो है वो जो प्रेसिडेंट के द्वारा लोकपाल को रिमूव करवाया जा सकता है। अब ये तो था इंडिया का। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वीडन में किस तरह से है। तो हमने जब कंसेप्ट ही कहां से लिया है, स्वीडन से लिया है, तो हमारे इंडिया में सेम जैसा सिस्टम है वैसे यहां पर सिस्टम है। तो बोले स्वीडन है, स्वीडन में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको हम स्वीडिश पार्लियामेंट्री अवार्ड्समैन कहते हैं। ठीक है, कि स्वीडन में अवार्ड्समैन को स्वीडिश पार्लियामेंट्री अवार्ड्समैन कहते हैं। और द अवार्ड्समैन इन स्वीडन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन करने की। जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनके एक्शंस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो उनका अवार्ड्समैन करता है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बोला कि जो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी, तो यहां पर बोला जो स्वीडिश पार्लियामेंट्री अवार्ड्समैन है, वहां का अवार्ड्समैन जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द स्वीडिश पार्लियामेंट। ठीक है, और वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और इम्पार्शियल अथॉरिटी है, कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो है वो अपना काम करेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, बिल्कुल इसको इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, आप अपने फंक्शन को जैसे परफॉर्म करना है वैसे करो। अवार्ड्समैन का रोल जो है क्या रहता है कि सेफ गार्ड करना है राइट ऑफ इंडिविजुअल को विज विज गवर्नमेंट एजेंसीज को और पब्लिक ऑफिशियल्स को। ठीक है, उसको सेफ गार्ड करना है। फिर बोला कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, तो बोले प्राइमरी रोल किसका है, अवार्ड्समैन का। स्वीडिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्राइमरी रोल क्या रहता है अवार्ड्समैन का, इन्वेस्टिगेशन करना कंप्लेंट्स को और रिपोर्ट जो भी उसके पास आती है माल एडमिनिस्ट्रेशन की, रॉन्ग एक्शंस की, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो रॉन्ग एक्शन लिए गए हैं, पब्लिक सर्विस के सर्वेंट के दौरान जो रॉन्ग एक्शन लिए गए और अदर अथॉरिटी के द्वारा कोई भी रॉन्ग एक्शन लिया गया है, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आती है, तो वहां पर अवार्ड्समैन करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। Awardsman mandate include ensuring the government action adheres to Swedish law and regulation of constitution principle। यहां पर बोला कि जो लोकपाल है ना, ठीक है, उसको ये भी सुनिश्चित करना है कि जो सरकार है वो जो एक अपना एक्शन ले रही है वो वहां के लॉ, स्वीडिश लॉ के अकॉर्डिंग तो ले रही है, उसका रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो ले रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो काम कर रही है, नहीं कर रही है। और इसके अलावा बोले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अवार्ड्समैन के द्वारा। ठीक है, बाइंड रेंज ऑफ इशू, जिसमें इशू कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं कि यदि ऐसा मैटर आ गया जो कि रिलेटेड है सिविल लिबर्टी से, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस से, लीगैलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इन सभी मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अवार्ड्समैन के द्वारा की जाएगी। असेसिबिलिटी टू द पब्लिक की बोला गया है, तो बोला किस तरह से जो है वो पब्लिक एक्सेस कर सकती है अवार्ड्समैन को, तो बोला कि अवार्ड्समैन के ऑफिस में जो एक्सेसिबल किया जा सकता है टू द पब्लिक और इंडिविजुअल, वो सबमिट कर सकते हैं कंप्लेन और रिपोर्ट डायरेक्टली किसको, अवार्ड्समैन को। तो कंप्लेन जो है वो सबमिट की जाएगी इन राइटिंग में, ऑनलाइन माध्यम से, किसको, डायरेक्ट आप अवार्ड्समैन के ऑफिस में जो कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हो। फिर बोला कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, यहां पर बोला कि अवार्ड्समैन रिपोर्ट जो है वो देगा स्वीडिश पार्लियामेंट को और प्रोवाइड करेगा रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटी और फाइंडिंग, की जो भी उसको उसकी एक्टिविटी होती है और जो भी उसको फाइंडिंग निष्कर्ष जो होते हैं उसकी नियमित रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को देगा, स्वीडिश पार्लियामेंट को। और बोले लोकपाल की रिपोर्ट जो होगी वो में कंटेन रिकमेंडेशन होगी, आपकी जो लोकपाल की रिपोर्ट होगी वो एक रिकमेंडेशन होगी पर आपकी वहां की गवर्नमेंट एजेंसी को, कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसी जो भी एक्शन ले रही है, जो भी काम कर रही है, वो अकॉर्डेंस विद द लॉ है या नहीं। ठीक है, यदि नहीं है तो उसको रिकमेंड किया जाएगा कि आप जो है वो सही से काम करो।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है। अवार्ड्समैन एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है गवर्नमेंट एजेंसीज को और ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। और यदि बोले एक ऐसी गवर्नमेंट ऐसी अथॉरिटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, कि अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट के जितने भी एक्शन है, एजेंसी है, ऑफिशियल्स है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। और जो भी उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उनको लगता है कि वो उनको उनके सामने प्रोड्यूस होना चाहिए, तो आप वो उस पर्सन को बोल सकते हैं कि हमारे सामने वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर डाटा बताओ कि इतना पैसा गवर्नमेंट से आया तो आपने कहाँ रखा या उसको कहाँ यूज किया, तो आप पूरा जो है वो बताओ हमें रिपोर्ट। ठीक है, तो अब वो उनसे पूछ सकती है। यदि ऐसा हो कि गवर्नमेंट अवार्ड्समैन कैन नॉट इम्पोज अ लीगल, हाँ ये बात है कि अवार्ड्समैन को ये पावर नहीं दी गई कि आप कानूनी प्रतिबंध या जुर्माना लगाओ, तो ये पावर नहीं दी गई। हाँ, वो जो भी फाइंडिंग करते हैं या जो भी रिकमेंडेशन होता है वो जो है वो गवर्नमेंट को वो पार्लियामेंट को भेज सकते हैं कि आप गवर्नमेंट एजेंसी को बोलो कि सही से जो है वो काम करो, और इस तरीके से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं या उनमें जो है वो सुधार भी लाया जा सकता है। कंप्लीमेंटिंग द लीगल सिस्टम, तो यहां पर बोला कि इसका रोल किस तरह से रहता है, जैसे जुडिशियल सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन का रोल रहता है वैसे ही हमारे यहां पर भी रहता है। अब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो बोला कि जो स्वीडिश पार्लियामेंट्री अवार्ड्समैन है वो कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपेरेंसी की, वो काम करता है बिल्कुल पारदर्शित होकर, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी निष्पक्ष भावना से जो है मतलब निष्पक्ष होकर जो है वो अपना काम करता है। और अकाउंटेबिलिटी होती है इन द गवर्नमेंट एक्शन की, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लिए जा रहे हैं ना, ठीक है, वो उससे जवाब मांग सकता है कि आप मेरे को बताओ कि इतनी जो है वो आपको इतनी परसेंट इतनी राशि आई तो आपने उसको कहां खर्च किया, आपने क्या एक्शन लिया, कहां पर उसको खर्च किया, ये तो होता है। तो इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार होता है कि बीच में जो दलाल होता है वही जो करते हैं ना, तो इस तरीके से वहां के अवार्ड्समैन को बोला गया कि आपको वो उनको काम करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के, जो गवर्नमेंट एक्शन होंगे और उसके यहाँ पर जो यदि वो सवाल करेंगे तो उनको जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, और कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट रिव्यू, और जो भी एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ राइट लगाए गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। इसके अलावा बोले इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो बोला वॉट्समैन इन स्वीडन की हम बात करें तो वो में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट करता है विद अ सिमिलर अवार्ड्समैन इंस्टीट्यूशन, जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रमोट और प्रोटेक्शन करते हैं किसकी, ह्यूमन राइट की। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जो वो अवार्ड्समैन जो है काफी ज्यादा भूमिका रहती है अवार्ड्समैन की। और इन समरी में आप देखें तो स्वीडिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से है अवार्ड्समैन का, तो स्वीडिश पार्लियामेंट्री अवार्ड्समैन का सिस्टम किस तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इसे माना जाता है, ठीक है, जो कि ओवरसाइट एंड अकाउंटेबल है किसके लिए, स्वीडिश की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ये क्या करता है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है गवर्नमेंट के एक्शंस को, जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो भी कंप्लेन सिटीजन के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ लाई जाती है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। जो रोल रहता है अवार्ड्समैन का वो कंट्रीब्यूट करता है टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके, लीगैलिटी एंड फेयरनेस एंड फंक्शनिंग ऑफ स्वीडिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है जो लोकपाल है, ठीक है, उसकी भूमिका स्वीडिश सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, वैधता और निष्पक्षता को बनाए रखने में योगदान देती है। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है अवार्ड्समैन इन यूके। तो जैसा कि हमारे इंडिया में हमने देखा कि अलग अलग से जो है वो अथॉरिटी नहीं बनाई गई, बिल्कुल एक अथॉरिटी बनाई गई है कि सेंट्रल लेवल पर लोकपाल बनाया जाएगा, और वैसे ही स्वीडन में भी हमने देखा कि अवार्ड्समैन नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के खिलाफ कंप्लेन आई है उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वैसे ही यूके में कैसा सिस्टम है, तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कोई सिंगल और नेशनल अवार्ड्समैन इंस्टीट्यूशन नहीं है लाइक अदर कंट्रीज की तरह। यहां पर क्या किया गया है, सेवरल अवार्ड्समैन ऑफिसेस बनाए गए हैं ईच स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के द्वारा, कि अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग अवार्ड्समैन बनाए गए, ठीक है, जिसको कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। बोले दीज अवार्ड्समैन ऑफिसेस ओवरसी द वेरियस सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एट द डिफरेंट लेवल। ठीक है,
और इस तरह से जैसे बोला कि अलग अलग हमने क्या यहाँ पर क्या किया है यूके में कि अलग अलग जुरिस्डिक्शन के लिए अलग अलग आपके अवार्ड्समैन के अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए। यहां पर बोला पार्लियामेंट्री एंड हेल्थ सर्विस अवार्ड्समैन। तो पार्लियामेंट्री एंड हेल्थ सर्विस अवार्ड्समैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट्स। कौन सी कंप्लेंट? अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी एज वेल एज नेशनल हेल्थ इश्यूज इन इंग्लैंड। ठीक है, और ये हैंडल करता है उन कंप्लेंट्स को जो रिलेटेड है किससे? माल एडमिनिस्ट्रेशन से, सर्विस फेलियर से एंड इंडिविजुअल केसेस ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, कि ये क्या है, कुछ जो पूर्व प्रशासन है या सेवा में विफलता हो जाती है या अन्याय के किसी भी व्यक्तिगत मामलों के संबंधित में जो भी शिकायतें होती उसको हैंडल करता। ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से जो है वो अवार्ड्समैन बनाएगा, मतलब अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर बोला फिर नेक्स्ट है आपका पब्लिक सर्विस अवार्ड्समैन फॉर वेल्स। यहां पर बोला पब्लिक सर्विस अवार्ड्समैन फॉर वेल्स के लिए अलग से जो है वो अवार्ड्समैन बनाया गया है। वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट्स को अबाउट द पब्लिक सर्वेंट सर्विसेज इन वेल्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, द नेशनल हेल्थ सर्विस एंड अदर पब्लिक बॉडीज। इसका एम क्या है? इंश्योर करना फेयरनेस को और अकाउंटेबिलिटी इन प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, यहां पर बोले वेल्स के लिए जो है वो अलग से हमने एक अवार्ड्समैन बनाया है जो कि क्या करेगा? स्थानीय सरकार, ठीक है, और नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड अदर सार्वजनिक निकायों सहित वेल्स में जो है वो सार्वजनिक सेवाओं के बारे में शिकायतकर्ता को शिकायतों को की जो भी आती है उनके पास कंप्लेंट, उनकी जांच जो है वो की जाती है। और ये एम है इसका कि इंश्योर करना फेयरनेस को और अकाउंटेबिलिटी को इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस। इसके अलावा जो नॉर्थर्न आयरलैंड अवार्ड्समैन है वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स को अबाउट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आपके पब्लिक अथॉरिटी। किसमें? नॉर्थर्न आयरलैंड में। और ये ऑपरेट करता है, ये जो है स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली और हेल्प करता है ताकि इंश्योर किया जा सके ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी इन अ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही जो है सुनिश्चित करने में मदद करता है। अब स्कॉटिश पब्लिक सर्विस अवार्ड्समैन की बात करी गई है कि वहां स्कॉटिश पब्लिक सर्विस अवार्ड्समैन जो है वो अपॉइंट किया जाता है, हैंडल करता है वो कंप्लेंट्स को अबाउट द पब्लिक सर्विस इन स्कॉटलैंड। ठीक है, अलग अलग जुरिस्डिक्शन के लिए अलग अलग अवार्ड्समैन जो है वो बनाया जाता है। इसमें बोला है कि इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल काउंसिल और नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड अदर। ठीक है, और ये क्या करता है? सॉल्व करता है उन कंप्लेंट्स को और प्रमोट करता है इंप्रूवमेंट किया जा सके ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। ठीक है, हाउसिंग अवार्ड्समैन सर्विसेज की बात करेगी तो यहाँ पर बोला है जो हाउसिंग अवार्ड्समैन सर्विसेज है वो इन्वेस्टिगेट करता है उन कंप्लेंट्स को जो रिलेटेड है किससे? हाउसिंग एसोसिएशन से, कि उन कंप्लेंट जो कि रिलेटेड है किससे? हाउसिंग एसोसिएशन और लोकल अथॉरिटीज हाउसिंग इन इंग्लैंड। और ये एड्रेस करता है उन इश्यूज को सच एज अ हाउसिंग, मतलब ऐसे इश्यूज जो कि हाउसिंग मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, रिपेयर्स के और अदर हाउस रिलेटेड मैटर हैं, तो वो उनको एड्रेस करता है और उनकी कंप्लेंट को जो है सॉल्व करता है। अब बोला कि फाइनेंशियल अवार्ड्समैन सर्विसेज है, यहां पर बोला कि जो फाइनेंशियल अवार्ड्समैन सर्विसेज है वो डील करता है ऑल कंप्लेंट, जितनी भी कंप्लेन आएंगी, जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं किससे रिलेटेड हो? फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है बैंक को, इंश्योरेंस कंपनीज को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो इससे रिलेटेड कहीं भी कितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी तो वो कौन हैंडल करेगा? आपका फाइनेंशियल अवार्ड्समैन सर्विसेज जो है वो हैंडल करेगा। इट ऑफर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये क्या है? एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। ठीक है, कि उपभोक्ता और व्यवसाय के विवाद जो भी होते हैं उनके समाधान में जो है सेवाएं प्रदान करता है। एनर्जी अवार्ड्समैन भी है, यहां तो बोला गया है कि द एनर्जी अवार्ड्समैन जो है वो सॉल्व करता है डिस्प्यूट बिटवीन द एनर्जी कंपनीज एंड कंज्यूमर रिगार्डिंग। ठीक है, कंज्यूमर रिगार्डिंग इशू जैसे कि बिलिंग हो गया, स्विचिंग हो गया, प्रोवाइडर्स एंड सर्विस क्वालिटीज। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे तो उनको कौन सॉल्व करेगा? एनएफ का एनर्जी अवार्ड्समैन सॉल्व करेगा। ये हेल्प करता है इंश्योर करने में फेयरनेस एंड एनर्जी मार्केट। ठीक है, कि ताकि ये ऊर्जा बाजार में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अब टेलीकम्युनिकेशन अवार्ड्समैन की बात आती है तो यहां पर बोला है कि जो टेलीकम्युनिकेशन अवार्ड्समैन है वो एड्रेस करता है कंज्यूमर कंप्लेंट को, ऐसी कंज्यूमर कंप्लेंट जो कि रिलेटेड है किससे? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से, इंक्लूडिंग द मोबाइल फोन प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड लैंडलाइन सर्विसेज।
ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, चाहे वो फोन से हो, फोन प्रोवाइडर है या तो कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, तो उनको जो है वो सॉल्व कौन करेगा? टेली कम्युनिकेशन अवार्ड्समैन जो है वो सॉल्व करेगा। अब हम लास्ट में क्या देखते हैं कि क्रक्स क्या निकलता है कि अवार्ड्समैन, जब हम बात करते हैं यूके में, तो इस यूके में जो है वो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के लिए अलग अलग से अवार्ड्समैन बनाया गया। ऐसा नहीं बोला कि पूरे पूरे मतलब सेंट्रल लेवल पर ये काम करेगा, स्टेट लेवल पर काम करेगा, ये नहीं बताया गया। यूके में बोला है कि इंडिपेंडेंटली और किसी स्पेसिफिक एरियाज के लिए जो है वो अलग से उनकी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो है वो अलग से एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जिसे हम अवार्ड्समैन कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योरिंग करने के लिए अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स थ्रू आउट यूके। और सिटीजन एंड कंज्यूमर जो है वो क्या कर सकते हैं? सीख कर सकते हैं रेड्रेस फॉर ग्रीवेंस, ठीक है, कि नागरिक और उपभोक्ता इन लोकपाल कार्यालयों के माध्यम से जो है वो अपनी शिकायतों का जो है निवारण कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि उनके साथ गलत किया गया है और उन्हें पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, तो वो डायरेक्ट अपनी एरिया में, जो भी उस एरिया स्पेसिफिक एरिया के लिए जो कंप्लेन, जो अवार्ड्समैन होंगे, तो उनके लिए कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकता है। और थैंक यू सो मच। आज का कंसेप्ट जो है वो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अवार्ड्समैन का सारा टॉपिक समझ में आया होगा, यूके का समझ आया होगा, इंडिया का समझ आया होगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी की सारी जितनी भी क्लासेस होंगी उसको यहाँ ऐड किया जाएगा, ठीक है। लगभग जो है वो यहाँ पर 45 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन इसीलिए जो है अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, ठीक है। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।